हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितनी कहानियाँ मैं पटल पर लाती हूँ सब मेरी अपनी लिखी हुई होती हैं। इसी कड़ी में एक कहानी और प्रस्तुत है, असली खुशी। चौधरी शिवेंद्र प्रताप सिंह न जाने कहाँ खो गए थे। आज अपने आप को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे कभी एक दबंग व्यक्तित्व के स्वामी थे। अब वे 80 वर्ष के बुजुर्ग थे। जब से चौधराइन ने साथ छोड़ा है वे और भी अकेले हो गए हैं। ईश्वर ने एक ही बेटा समीर दिया है, सो कोई रुपए पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं थी। पुरानी जायदाद थी, खेती अच्छी खासी थी, हवेली थी। ईश्वर ने दोनों हाथों से सब कुछ भर भर कर दिया था। चौधराइन स्वभाव से तेज थी, लेकिन जिंदगी में कभी उनके कारण कष्ट नहीं हुआ था। उनके इंतजाम में सब कुछ समय पर मिलता था, चाहे बात बादाम की हो या भरपूर थाली की। दाल में घी तो तैरता ही रहता था। शादी के 4 साल बाद समीर ने अपनी माँ के पेट में आहट की थी। चौधरी में ठाकुरों वाले कुछ ऐप तो थे, लेकिन उस समय वो ठाकुर घराने की शान हुआ करते थे। समीर के आने की खबर सुनकर बड़ी चौधराइन ने पूरे गांव में गुड़ व कंबल बांटे थे। साथ ही ये मुनादी भी करा दी थी कि गांव में अगर किसी के घर चूल्हा न जलने की नौबत आए तो सीधे ठकुरास में आकर मर्दाने में बता देगा, उसे वो उसके परिवार को खाना मिल जाएगा। उसके बाद से गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। चौधराइन की हर फरमाइश बड़ी चौधराइन पूरी करती थी। सोना चांदी से तो पहले ही मढ़ी थी, उसके बाद से तो पलंग से उतरना मुहाल था। मजाल थी कि अपने आप एक गिलास पानी उठ कर ले ले। बड़ी चौधराइन नौकरों की लाइन लगा देती थी। भगवान ने बस एक ही बेटा देकर मुंह मोड़ लिया था। बड़ी चौधराइन का बहुत मन था कि समीर की एक बहन ही आ जाती तो अच्छा होता, पर ईश्वर को मंजूर नहीं था। समीर के पैदाइश पर तो पूरे गांव में लगता था स्वर्ग उतर आया है। पूरा गांव बंदूकों की आवाज़, ढोल ढमाकों से गूंज उठा था। गांव के सारे बगीचे खाली हो गए थे। हवेली पूरी की पूरी बंधनवारों से सजी थी। हवेली के आंगन में ढोल मजीरों की थाप चल रही थी। बाहर हिजड़े नाचते नाचते नहीं थकते थे। चौधरी साहब पलंग पर मसनद लगाए लगाए रुपए उड़ा रहे थे। जो जितना लूट सके वो लूट ले। समीर थोड़े बड़े हुए थे तो मोटर कार से लेकर छोटी साइकिल तक हवेली के प्रांगण में दौड़ने लगी थी। पीछे पीछे नौकर, समीर के आगे पीछे खाने पीने की चीज़ों की लाइन लगी रहती थी। समीर ने स्कूल जाना शुरू किया था तो हवेली से जाने कितनी टेबल कुर्सी स्कूल पहुंच गई थी। बच्चे पीठ पीछे लाट साहब बच्चा कहा करते थे। मास्टर साहब खुद खड़े होकर समीर को पढ़ाते थे। ईश्वर की कृपा से समीर खुद कभी घमंडी नहीं बना था। हमेशा एक विनम्र सज्जन युवक बनकर ही हमेशा रहा हूँ। MBA कर लिया था और वही उसका परिचय संजना से हुआ था। संजना के पिता डिप्टी कलेक्टर थे। संजना और समीर की दोस्ती जल्दी ही हो गई थी। इसका एक कारण शायद दोनों का मेधावी होना था। समीर व संजना दोनों ही थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर थे। पढ़ाई की बातें करते करते
वे कब दिल लेने देने की बातें करने लगे थे, उन्हें खुद को भी पता नहीं चला था। एक बार कॉलेज में पिकनिक का प्रोग्राम बना था। पूरी क्लास के बच्चों ने मिलकर बनाया था। पास में ही एक नदी बहती थी, आसपास पहाड़ फैले थे। संजना और समीर ने भी बड़ी उत्सुकता से पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन एक रात पहले संजना को बुखार आ गया था और फिर समीर ने भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। वैसे दीपिका ने कहा था कि मैं संजना के पास रुक जाती हूँ। वैसे भी मुझे पानी से बहुत डर लगता है, परंतु समीर नहीं गया था और संजना की देखभाल करता रहा था। संजना जल्दी ही ठीक हो गई थी। MBA कंप्लीट होने वाला था, परीक्षाएं हो गई थीं और सब लड़कियां घर वापसी की तैयारी करने लगी थी। तभी दीपिका ने संजना से पूछा था, अब आगे क्या करोगी? संजना ने कहा था, देखती हूँ, वैसे तो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में ही काम मिलेगा। कंपटीशन में माथा खपाने की तो हिम्मत अब है नहीं। समीर से भी बात करूँगी। दीपिका ने पूछा था कि समीर से शादी के बारे में बात की क्या? तो संजना ने ना में सिर हिला दिया था। दीपिका ने बुजुर्गाना सलाह दी थी कि ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। संजना ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा था कि कोई अवरोध तो नहीं आना चाहिए। मेरे पापा तो बिल्कुल मॉडर्न हैं। समीर के पापा ज़रूर ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, पर मेरे ख्याल से समीर उन्हें मना लेगा। जाने के पहले समीर से बात करूँगे। सुबह से संजना बहुत उदास थी। इतने दिनों से समीर के साथ रहने की आदत जो हो गई थी। समीर भी अपना सामान पैक करने में लगा था। उसे तो बाई रोड जाना था, फिर भी पापा का फ़ोन आया था कि समय से निकलना, रात नहीं करना, नहीं तो टेंशन बनी रहती है। वैसे भी रात के समय सड़क पर ट्रक ज़्यादा चलते हैं और वो ट्रक ड्राइवर शराब पीकर तेज म्यूज़िक चलाकर ट्रक चलाते हैं। समीर पापा की हर बात मानने की कोशिश करता है। चलते वक्त समीर खुद ही संजना के कमरे में आया था। संजना की ट्रेन रात को 11 बजे थी। समीर ने उसे बताया था कि वो समय देखकर पापा से बात करेगा। वैसे पापा बहुत समझदार हैं और समीर की खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। संजना ने बताया था कि वो माँ से इशारे ही इशारे में बात कर चुकी है, पर एक बार फिर से स्पष्ट रूप से बात कर लेगी। पापा से माँ बात कर लेंगी। अगर उसे बुलाकर पापा पूछेंगे तो वो जवाब दे देगी। थोड़ी देर बाद उदास निगाहों से संजना ने समीर को बाय कह दिया था। समीर कुछ घंटों में घर पहुंच गया था। चौधरी साहब जग रहे थे। रोज़ तो अकेले सोते जगते थे ही, पर आज तो इकलौता बेटा आ रहा है और वो भी कुछ दिन तक उसके पास रहेगा भी। वो बहुत खुश थे। सुबह दोनों बाप बेटे साथ साथ नाश्ता करने बैठे थे। चौधरी साहब ने अपनी इंसुलिन मंगाई थी ताकि वो भी नाश्ता कर सकें। समीर ने निगाहें नीची करके संजना के बारे में, वो उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था। संजना ब्राह्मण परिवार से थी, वो समीर ठाकुर था। चौधरी साहब कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे थे, फिर बोले थे कि शायद वे लोग तो मान ही जाएंगे, परंतु मुझे एक चीज़ सालती है और वो है उसका शहरी माहौल में पनपना और तुम्हारा ग्रामीण माहौल। शायद जीवन के हर पड़ाव पर ये बात आड़े आएगी। समीर ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वे सामंजस्य बिठाने का
पूरा प्रयास करेंगे। चौधरी जी को अपने बेटे की खुशी प्यारी थी और उन्होंने हाँ कह दिया था। सवेरे ही समीर ने संजना को ये खुशखबरी सुनाई थी और बदले में संजना ने भी उसे खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन संशोधन के साथ। बताया था कि पापा ने कहा था रुपया पैसा होना अलग बात है, पर ग्रामीण माहौल में निभाना कठिन होता है। समीर ने चौधरी साहब को बताया था तो उन्होंने कहा था कि हम उसे इसका मौका नहीं देंगे। समीर और संजना की शादी जैसे शंकर पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती की शादी थी। कोई भी लौकिक कमी उसमें नहीं थी। चौधरी जी तो बस चौधराइन की याद कर करके आंखें गीली कर रहे थे। दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी शादी में नहीं थी। रुपया, गहना, कपड़ा, देनी लेनी, 36 व्यंजन खाने पीने में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर शादी देखते रह गए थे। कुछ दिन बाद संजना को लगने लगा था कि साड़ियाँ महंगी हैं, पहने तो दिखाने के लिए कोई स्त्री सहेली चाहिए, क्लब चाहिए, नौकर इतने सारे हैं पर रौब किसको दिखाए, मार्केट, क्लब, ये सब तो ज़रूरी है ना। ऐसी ज़िंदगी और ऐसा पैसा किस काम का। संजना ने समीर को कन्विंस करना शुरू कर दिया था कि इतनी बड़ी कोठी गांव में क्या कीमत रखती है। गांव की प्रॉपर्टी बेचकर शहर में अच्छा सा बंगला ले लेते हैं। समीर के कहने पर चौधरी साहब ने हाँ कह दिया था, पर उस कोठी को छोड़ते समय उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद को समझाया था कि अब उन्हें कितने दिन रहना है, सब बच्चों के लिए ही तो है। उनकी खुशी ही सबकी खुशी है। गांव की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी गई थी। शहर में सुंदर सा बंगला खरीद लिया गया था। बाकी पैसा जमा कर दिया गया था। संजना के पापा भी रिटायर हो गए थे। वो उसी शहर में बस गए थे। बंगले की खुशी के साथ साथ एक और खुशी घर में आ गई थी और वो थी समीर के पापा बनने की। चौधरी जी की खुशी की सीमा नहीं थी। चौधराइन होती तो सोना लुटाती। नए बंगले में चौधरी जी को दूसरी मंजिल में कमरा दिया गया था। नीचे जिम, ड्राइंग रूम, किचन, टीवी रूम, सर्वेंट क्वार्टर, स्टोर वगैरह सब कुछ था। कुछ कमरे और थे जो गेस्ट रूम बनाए गए थे। समीर और संजना दोनों को जॉब मिल गया था। प्रेगनेंसी के कारण संजना वर्क फ्रॉम होम करने लगी थी। उनका बेडरूम वैसे तो तीसरी मंजिल पर था, पर लिफ्ट थी इसलिए दिक्कत नहीं थी। सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन चौधरी साहब को अपने दिल का कोई कोना खाली सा लगने लगा था। संजना सुबह देर से उठती थी, फिर फ्रेश होकर दोनों साथ में नाश्ता करते थे। समीर पापा का नाश्ता नीचे कमरे में भिजवा देता था और ऑफिस जाते समय 10 मिनट बात कर लेता था। चौधरी जी दिन भर टीवी व अखबार से ऊब गए थे। अब उन्हें इंतज़ार था छोटे से गुलगुथने पोते का, जिसे वे उठाकर उछाल उछाल कर खिला दे। उन्हें हंसी आ गई थी। अब इस उम्र में वो बच्चे को उछाल पाएंगे क्या? आखिर वो दिन भी आ गया था। संजना ने छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था। बड़ी चौधराइन की इच्छा पूरी हो गई थी। घर में माँ लक्ष्मी पधारी थी। चौधरी ने आसपास के इलाके में लड्डू बंटवाए थे। नौकरों को कपड़े व मिठाई बांटी गई थी। अब चौधरी साहब और अधिक अकेले से हो गए थे। ऊपर वाले कमरे में टंगे रहते थे। बेटी 6 माह की हो गई थी। नैनी उसे नीचे बाबा गाड़ी में घुमाने भी ले जाती थी। लेकिन चौधरी साहब को
घुटने में तकलीफ थी, वे ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाते थे। कभी कभी बच्ची को वे नैनी से कहकर अपने कमरे में बुलवा लेते थे और उसके साथ खेलते रहते थे। बच्ची का टाइम टेबल फिक्स था। कुछ दिन बाद संजना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। समीर तो पहले ही व्यस्त था। शाम को आता था तो थोड़ी देर बच्ची के साथ खेलता था। चौधरी जी से समीर तबीयत के बारे में बात करना कभी नहीं भूलता था। कभी कभी कहता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। चौधरी जी मुस्कुरा देते थे कि हमें तुम क्या दोगे, तुम्हें तो जन्म ही हमने दिया है। अगले दिन सवेरे से चौधरी जी को चौधराइन की बहुत याद आ रही थी। उनकी शादी की 75वीं सालगिरह थी। आज वे होती तो कितनी शान से मनाते। फिर भी समीर कभी भी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी नहीं भूलता था और पापा के लिए धोती कुर्ता, वो मम्मी के लिए साड़ी ज़रूर लाता था। साड़ी रखी रहती थी, उसका ढेर बन गया था। चौधरी जी ने कहा था, मेरे साथ ही इन्हें भी जला देना। समीर की आंखें भीग जाती थी। सुबह से शाम हो गई थी, पर समीर को इस खास दिन की याद नहीं आई थी। वो लगातार व्यस्त रहा था। रात को करीब 12 बजे चौधरी जी ने रिमोट से घंटी बजाई थी। नौकर आया था। उन्होंने आदेश दिया था कि नीचे वाला गेस्ट रूम खोलकर मेरा पूरा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। हंगामा मच गया था। सब कुछ वैसा ही किया गया था। पूरा सामान नीचे कमरे में पहुँच गया था। समीर ने आकर चौधरी जी से पूछा था कि पापा नीचे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा था, वहाँ मैं थोड़ा सा बगीचे में चल फिर सकता हूँ, पार्क जाने वाले लोगों से बातें कर सकता हूँ, समवयस्कों को बुलाकर बात कर सकता हूँ, बिटिया को खेलते हुए देख सकता हूँ। कहकर चौधरी साहब ने चौधराइन की फ़ोटो उठा ली थी। वो लिफ्ट की ओर बढ़ गए थे। समीर को समझ में आ गया था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसने सब कुछ देने की कोशिश पापा को की थी, लेकिन अपना समय नहीं दिया था। वो पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था ताकि पापा अपना निर्णय बदल दें। नमस्कार।